अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 मिस्टर चिप्स का डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमें ये पता चलता है कि मिस्टर चिप्स ने दोबारा से जॉइनिंग दे दी है ब्रूकफील्ड स्कूल में, और उन्होंने अभी भी अपना रूम रखा हुआ है किराए पर मिसेस विकेट के यहाँ। यकीनन वो अभी भी वहाँ रहते थे, लेकिन हर सुबह 10:30 के बाद वो अपना कोट पहनते, मफलर पहनते, रोड क्रॉस करते और स्कूल चले जाते। वो बड़ा फिट महसूस कर रहे थे, और जो काम था वो भी इतना थका देने वाला नहीं था। बस कुछ क्लासें थी लैटिन और रोमन हिस्ट्री के, वही पुराने लेसन, वही पुरानी प्रोनंसिएशन, वही जोक था लेक्सिकोनोलिया का। लेकिन एक नई नस्ल थी जिसने उस जोक को सुना नहीं था, और वो बड़े ही ज़्यादा खुश हुए जितना वो जोक कामयाब हुआ। उन्होंने अपने आप को ऐसे पाया जैसे एक हाल का फेवरेट दोबारा चढ़ता है स्टेज के ऊपर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बाद। इतना ज़बरदस्त उन्होंने महसूस किया। हर बच्चे का नाम उनको पता था, चेहरा पता था। बच्चे हैरान हो गए कि मिस्टर चिप्स इतना जल्दी हमें पहचान लेते हैं। उनको ये नहीं पता था कि कितना क्लोजली उन्होंने टच रखा हुआ था हर बच्चे के साथ रोड के पार रहकर। वो एक मुकम्मल तरीके से कामयाब साबित हुए। एक अजीब तरीके से उन्होंने अपने दिल में महसूस किया कि मैं अब अपने आप को एक खुशकिस्मत पा रहा हूँ एक ऐसे काम करने में जो काम मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है। यानी अब उनको पहली दफ़ा एहसास हुआ कि मैं ब्रूकफील्ड के लिए बहुत ही आला चीज़ हूँ, अपने ब्रूकफील्ड स्कूल के लिए एक बहुत ही अहम चीज़ बन चुका हूँ। उन्होंने नए जोक्स भी किए ओटीसी के बारे में और फूड राशनिंग सिस्टम के बारे में, और जो पर्दे लगाए गए थे खिड़कियों के ऊपर उनके बारे में भी उन्होंने मजाक किए। एक अजीब किस्म की डिश आया करती थी रेज़ल नाम की, और स्कूल मेन्यूज़ में हर सोमवार वाले दिन, और चिप्स इसको मकरू गोश्त कहा करता था। ये कहानी फैल गई, क्या तुमने मिस्टर चिप्स का नया मजाक सुना है? असल में रेज़ल एक डिश थी जो कि केक को पीस कर बनाई जाती थी। केक जो था एक गोश्त को लिया जाता, उसको पीसा जाता और फिर उसी गोश्त से फिर एक केक बनाया जाता, और मिस्टर चिप्स इसको काफ़ी काबिल नफ़रत सी डिश कहा करते थे। चैटरिस जो था वो बीमार हो गया 1917 में, और दूसरी दफ़ा चिप्स जो था वो एक्टिंग हेड बन गया, और अप्रैल में चैटरिस मर गया। और गवर्नर्स ने चिप्स से कहा कि अगर आप थोड़ी देर के लिए बने रहते हैं प्रिंसिपल, तो मिस्टर चिप्स ने कहा हाँ मैं बना तो रहता हूँ, लेकिन आप मुझे परमानेंट हेड मास्टर मत बनाइएगा। और उन्होंने जॉन रिवर्ट से भी कहा देखिए मैं एक नौजवान आदमी नहीं हूँ, और मैं नहीं चाहता कि लोग मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखें। मैं उन कॉलोनल्स और मेजर्स की तरह हूँ जिनको आप ये समझ लें जंग की वजह से हुस्ने इत्तफाक हुआ और उनको तरक्की मिल गई। बस मैं यही कोच ही हूँ। असल में ये मिस्टर चिप्स नहीं चाहते थे कि मैं अब रिटायर हो चुका हूँ और किसी दूसरे का हक मारूँ, और मैं क्यों प्रिंसिपल की सीट पर परमानेंट बैठूँ। 1918 में चिप्स ने वो वक्त गुजारा। वो हेडमास्टर की स्टडी रूम में बैठा करते थे, हेडमास्टर के रूम में मसलों को हल किया करते थे, जो कंप्लेंट्स उनके पास आती, रिक्वेस्ट आती। इतना एक्सपीरियंस था कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस, हौसला सा पैदा हो चुका था। उन्होंने एक तनासब को बरकरार रखना था, और यही कुछ ही था। दुनिया जो थी इस तनासब को ख़त्म किए जा रही थी। इसको तनासब को बरकरार रखना था, और इसका एक खुशगवार घर सा भी बनाना था। हर इतवार के दिन चैपल के अंदर अब यही थे जो कि उस लिस्ट को पढ़ा करते थे जिस लिस्ट के ऊपर ब्रूकफील्ड के बच्चों के नाम होते जो कि जंग में मारे गए थे। और कभी कभार मिस्टर चिप्स रो भी पढ़ते थे। तो बाद में अगर मिस्टर चिप्स की जगह कोई और होता तो लोग इस बात से नफ़रत भी करते, लेकिन मिस्टर चिप्स थे, बूढ़े थे, लोग इस बात को बुरा नहीं बनाते थे। एक दफ़ा स्विट्ज़रलैंड से ख़त आया उनके दोस्तों की तरफ से, उसकी काफ़ी जांच पड़ताल की गई। उसके अंदर एक ख़बर थी। अगले इतवार को जब सारे बच्चों के नाम और बायोग्राफीज़ पढ़ी गईं तो मिस्टर चिप्स एक लम्हे के लिए रुका और फिर कहा, आप में से वो जो जंग से पहले मैक्स स्टेफल को जानते हैं, जर्मन मास्टर, वो जर्मनी में थे, अपने घर का विज़िट कर रहे थे जब जंग छिड़ पड़ी।
وہ بڑے پاپولر تھے جب وہ یہاں پر تھے اور کافی دوست بھی انہوں نے بنائے. جو کوئی ان کو جانتا ہے وہ ان کو سن کر کافی افسوس ہوگا کہ وہ جنگ میں مارے گئے ہیں پچھلے ہفتے ویسٹرن فرنٹ پر. مسٹر چپس کافی زرد بھی پڑ گئے بعد میں جب وہ بیٹھے. ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے کوئی غیر معمولی کام کر دیا ہے اور کسی سے مشورہ بھی نہیں لیا. بعد میں چیپل کے باہر انہوں نے دلائل سنے. ویسٹرن فرنٹ کے اوپر چپس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے وہ جرمنی کے لیے لڑ رہا تھا. میرے خیال میں یہی مطلب ہے. کتنا عجیب ہے کہ اس نے دوسرے بچوں کے ساتھ میکس ٹیفل کا بھی نام لے لیا. اگرچہ تھا تو وہ ہمارا دشمن ہی. ہاں لگتا چپس کے کوئی آئیڈیاز ہیں. بوڑھے لڑکے نے ابھی تک اس قسم کے خیالات رکھے ہوئے ہیں. چپس اپنے روم میں جب بیٹھا تو وہ ناخوش نہیں ہوا اس رائے سے. ہاں اس کے پاس ابھی بھی ایسے نظریات تھے، وہ وقار کے اور دریا دلی کے نظریات جو کہ دنیا میں کم ہوتے جا رہے تھے. بروک فیلڈ اب یہ نظریات مسٹر چپس سے ہی لے گا، اور تو اگر چپس سے نہ لیے تو پھر کس سے لے گا. جب ایک دفعہ مسٹر چپ سے پوچھا گیا کہ یہ جو بینٹ پریکٹس چل رہی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. بینٹ اصل میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بندوقوں کے آگے چھریاں لگی ہوتی ہیں. انہی چھریوں کے ساتھ ایک آفیسر جو تھا وہ دوسروں کو ٹریننگ دے رہا تھا کہ آپ نے کس طرح سے دوسرے کو مارنا ہے اگر آپ کی گولیاں ختم ہو جاتی ہیں بندوق کے اندر. تو مسٹر چپس نے اپنے وہی ایک کھانسنے والے لہجے میں کہا کہ میرے خیال میں یہ ایک انسان کو لوگوں کو مارنے کا بڑا ہی بیہودہ طریقہ ہے. کہانی پھیل گئی اور بڑی ہی خوشگوار طریقے سے اس کی تعریف بھی کی گئی کہ کس طرح چپس نے ایک بڑے آرمی آفیسر کو کہا کہ یہ جو بینٹ پریکٹس ہے نا، خنجر کے ساتھ دوسرے کا قتل، یہ بڑا ہی بیہودہ طریقہ ہے، چپس کی طرح ہونا چاہیے. اور انہوں نے مسٹر چپس کے لیے ایک ایڈجیکٹو بھی ڈھونڈ لیا، اور ایڈجیکٹو تھا ہی واز اے پری وار مین، مطلب جنگ سے پہلے کا آدمی ہے یہ. اور اسی کے ساتھ چیپٹر نمبر 14 جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے.